नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कई ऐसे अध्याय दबे पड़े हैं जिनके बारे में हम और आप बहुत कम जानते हैं। आज हम इस विश्लेषण में एक ऐसी ही अनसुनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा पे बात करेंगे। ये कहानी उन लोगों की है जिनके पास न कोई बड़ी फौज थी, न आलीशान महल और ना ही हथियारों का जखीरा। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा जरूर था जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और वो था उनका अदम्य स्वाभिमान और सत्य। तो चलिए सीधे सन 1672 के उस ऐतिहासिक दौर में चलते हैं जहां कुछ साधारण से लोगों ने मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दे डाली थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब कैसे एक छोटे से किसान समुदाय ने भारत के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य की नींव हिला के रख दी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। अगर इसे 1672 का डेविड वर्सेस गोलियत मोमेंट कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ बेतहाशा ताकत और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का हौसला। इस बात को थोड़ा ऐसे समझते हैं, जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ था औरंगजेब का विशाल मुगल साम्राज्य, जिसकी सीमाएं पूरे भारत में फैली थीं और जिसके पास तोपों और आधुनिक हथियारों से लैस लाखों सैनिक थे। और दूसरी तरफ कौन था? हरियाणा के नारनौल इलाके के बिल्कुल सीधे साधे मेहनतकश सतनामी किसान और कारीगर। ये वो लोग थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे, अपना सादा जीवन जीते थे और शांति से रहने में यकीन रखते थे। भाग 1, मुगलों को अभूतपूर्व चुनौती। भाग 2, आखिर ये सतनामी थे कौन? तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका वैचारिक आधार ना उस जमाने के हिसाब से बेहद क्रांतिकारी था। दरअसल ये सिर्फ जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं थी। सन 1657 में बीर भानजी द्वारा शुरू किया गया ये संप्रदाय पूरी तरह से समानता और सत्य पर टिका था। सतनामी समाज सिर्फ एक निराकार ईश्वर को मानता था, जिसे वो सतनाम कहते थे। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने उस वक्त की जाति व्यवस्था और छुआछूत को पूरी तरह से नकार दिया था। कोई मूर्ति पूजा नहीं, एकदम पक्की अहिंसा। समाज की ऊंच नीच को खारिज करने वाली इसी सोच ने ना उन्हें एक गजब का नैतिक बल दिया था। भाग 3, 1672, विद्रोह की चिंगारी। अब आते हैं उस दिन पर जब ये सब शुरू हुआ। साल 1672 की बात है। एक आम सी सुबह थी। एक सतनामी किसान अपने खेत में शांति से काम कर रहा था। तभी वहां एक मुगल सैनिक आ गया। कहा जाता है कि किसी बहुत ही मामूली सी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और उस सैनिक ने गुस्से में आकर उस निहत्थे किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। अब देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, ये पूरे सतनामी समुदाय के आत्मसम्मान पर एक सीधा तमाचा था। इस एक अन्याय ने लोगों के अंदर ऐसा गुस्सा भर दिया जो अब किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसकी मुगलों ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अपने भाई की मौत से भड़के सतनामी समाज ने डर कर छुपने के बजाय एकजुट होने की ठानी। उन्होंने इस अन्याय का जबरदस्त विरोध किया। और हैरानी की बात देखिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हुए इन साधारण किसानों ने वहां की स्थानीय मुगल सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया। यही नहीं, उन्होंने आसपास के कई कस्बों पर अपना कब्जा भी जमा लिया। दिल्ली में बैठे औरंगजेब तक जब ये खबर पहुंची तो उसे साफ समझ आ गया कि भाई ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है। भाग 4, बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान। इसके बाद जो जंग हुई उसका नजारा कुछ ऐसा था। औरंगजेब ने अपने सबसे बेहतरीन खूंखार मुगल सैनिकों की एक बड़ी फौज तोपों और हथियारों के साथ भेज दी, और उनके सामने सीना ताने खड़े थे हमारे मुट्ठी भर सतनामी योद्धा। सतनामियों को भी अच्छे से पता था कि सामने मौत खड़ी है और पलड़ा दुश्मन का ही भारी है। पर क्या वो पीछे हटे? बिल्कुल नहीं। उनका हौसला सच में आसमान छू रहा था, क्योंकि वो किसी राज्य पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और अपने सत्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है, हथियारों और सैनिकों की संख्या में इतना बड़ा अंतर होने के कारण आखिरकार सतनामियों को हार का सामना करना पड़ा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि एक एक करके हजारों सतनामी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वाकई एक बहुत ही दुखद अंत था। कई गांव के गांव उजड़ गए। जो लोग बच गए उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, भले ही वो मैदान में हार गए, लेकिन उनकी विचारधारा को कोई नहीं हरा सका। जो लोग वहां से निकले वो मध्य भारत की तरफ चले गए और अपने साथ अपनी उसी समानता और सत्य की अमर सोच को भी लेते गए। भाग 5, अमर विरासत और गुरु घासीदास जी। कहते हैं ना कि इतिहास में जीत हमेशा जमीन या सत्ता से नहीं आंकी जाती, बल्कि असली जीत वो विरासत है जो सदियों तक जिंदा रहे। 17वीं सदी में जो सत्य का बीज बोया गया था वो खत्म नहीं हुआ। इस सफर को देखें तो 1657 में बीर भानजी ने शुरुआत की, फिर 1672 में मुगलों के खिलाफ वो ऐतिहासिक बगावत हुई,
और फिर करीब 150 साल बाद 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ के इलाके में गुरु घासीदास जी ने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मतलब विचार कभी मरता नहीं है, बस समय के साथ एक नया आकार ले लेता है। गुरु घासीदास जी का जन्म 1756 में गिरोधपुरी में हुआ था और उनका जीवन वाकई बहुत संघर्षों से भरा था। वो खुद उस वर्ग से आते थे जिसे समाज में हाशिए पर रखा गया था, जो हर रोज छुआछूत और भेदभाव झेलता था। पर उन्होंने इस अन्याय को अपनी नियति मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जंगलों में, खासकर सोनाखान के घने जंगलों में कठिन तपस्या की और इसी ध्यान से उन्हें जो आत्मज्ञान मिला, उसी के बल पर उन्होंने शोषित लोगों को आजाद कराने के लिए सतनाम पंथ को फिर से जिंदा किया। समाज को एक सही दिशा देने के लिए गुरु घासीदास जी ने एक बहुत ही व्यवहारिक 7 सूत्रीय मार्ग दिया। इसमें क्या क्या था? सत्य में पूरा विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध, वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना, अहिंसा, नशे से दूरी, व्यभिचार का त्याग और दोपहर में पशुओं को आराम देना। जी हाँ, जरा सोचिए, उस दौर में जानवरों के प्रति ऐसी करुणा दिखाना वाकई कितना असाधारण था, है ना? इस रास्ते ने दबे कुचले लोगों में गजब का आत्मविश्वास तो भरा ही, साथ ही सामाजिक असमानता पर भी गहरी चोट की। उनके जीवन का एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प लोक किस्सा भी है, जोंक नदी के किनारे पत्थर बने हाथियों की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु घासीदास जी ध्यान में लीन थे तो सोनाखान के राजा ने उनका ध्यान भंग करने के लिए कुछ पागल और हिंसक हाथी उनकी तरफ छोड़ दिए। पर जैसे ही वो हाथी उनके पास पहुंचे, गुरुजी ने बस एक शब्द कहा, सतनाम, और कहते हैं कि वो विशाल हाथी उसी पल पत्थर बन गए। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो जोंक नदी के किनारे हाथी के आकार की बड़ी बड़ी चट्टानें आपको इस आस्था की कहानी सुनाती मिलेंगी। सतनामी समाज में आस्था के इन प्रतीकों का बहुत गहरा महत्व है। इनमें सबसे अहम है जैत खाम, जिसे आप सत्य का एक अटल स्तंभ मान सकते हैं। और इसके ऊपर जो सफ़ेद झंडा फहराता है ना, वो शांति, पवित्रता और सच्चाई के रास्ते का प्रतीक है। ये सिर्फ कोई धार्मिक निशान नहीं है, ये उस पूरे समाज की पहचान है जिसने सदियों के अत्याचार के बाद भी अपनी एकता और अपनी गरिमा को झुकने नहीं दिया। इस वैचारिक क्रांति को आगे ले जाने में गुरु घासीदास जी के बेटे गुरु बालकदास जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। वो गजब के निडर और साहसी थे। उन्होंने उस वक्त के रूढ़िवादी समाज की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। उन्होंने ये साबित करने के लिए कि कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, खुद जनेऊ पहना और अपने साथ हमेशा एक तलवार रखी। जाहिर है, समाज के कुछ ठेकेदारों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और अफसोस की बात है कि 1860 में सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सतनाम विचारधारा की एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खास लगती है, वो ये है कि इनकी अहिंसा और दया सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, वो जीव जंतुओं के लिए भी उतनी ही गहराई से सोचते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में सतनामी समाज ने जानवरों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाई। 1914 में जब अंग्रेजों ने बूचड़खाने चलाए तो उसका खुलकर विरोध करना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो मानवता और करुणा के मूल्यों को कितनी शिद्दत से जीते थे। आज भी जब ये सफेद झंडा हवा में लहराता है तो वो महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो प्रतीक है एकता का, सम्मान का और अटूट आत्मसम्मान का। 1672 के उस ऐतिहासिक संघर्ष से लेकर आज के दिन तक ये सफेद झंडा हमें बार बार याद दिलाता है कि समानता की लड़ाई कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये समाज को हमेशा अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं वो यही है कि इतिहास में विजय हमेशा तलवारों से या जमीन नापकर तय नहीं होती। कई बार सत्य और आत्मसम्मान के लिए दी गई कुर्बानी ही अपने आप में एक अमर जीत बन जाती है। सन 1672 के उन गुमनाम किसानों से लेकर गुरु घासीदास और गुरु बालकदास तक, इन सभी वीरों की कहानी हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं, बल्कि उसका साहस और सच्चाई है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में भी हमें अपने अंदर के उसी सत्य और स्वाभिमान को जिंदा रखने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। जय सतनाम।